में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट 2019-20। निर्मला सीतारमण जी पूर्णकालिक पहली वित्त मंत्री। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी पेश कर चुके हैं, लेकिन वो एक जिम्मेदारी उनको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन निर्मला सीतारमण को मिली है। और बजट को लेकर के हर तबका अपने अंदाज से सोच रहा है। एक बार फिर हमारे गेस्ट के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं और जानना चाहेंगे कि किस तरह का बजट है, आपका नजरिया क्या कहता है। क्योंकि हमारे जो अतिथि हैं उस तबके के एक सैंपल मेंबर के नाते आप मानिए, कोई व्यापारी हमारे साथ हैं, किसान नेता हमारे साथ हैं, यूथ हमारे साथ में है, तो वो किस नजरिए से देखते हैं। चलिए, हमारे साथ फूलचंद जी इस वक्त हैं, किसानों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम डिबेट भी समय समय पे करते रहे फूलचंद जी, और आर्थिक सर्वे जब पेश किया गया उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि किसानों को आधारित केंद्रित करते हुए बजट पेश होगा। हालांकि हर वर्ग को कुछ न कुछ इसमें मिला है। किसानों की क्या प्रतिक्रिया इस बजट पे? देखो, इसमें शब्दों के तहत देखा जाए तो किसान को अन्नदाता की जगह ऊर्जादाता बनाने की भाषा प्रयोग में ली गई है जी। जबकि मैं इस चीज को यह कहना चाहता हूं कि ये किसान तो पहले से ही ऊर्जादाता था। क्योंकि किसान जब ऊर्जा देता है तो ही दुनिया चलती है। नाश्ते में किसान की आवश्यकता पड़ती है, चाय में किसान की आवश्यकता, भोजन में किसान की आवश्यकता, तो ऊर्जादाता तो वो पहले से ही था। अब ये ठीक है कि इन्होंने ये शब्द और दे दिया एक हमारे को, पर देने के लिए जो हम ये कह रहे थे कि हमारा खर्चा खेती का कैसे घटाया जाए, उसके बारे में इस बजट में मैंने कोई चर्चा परिचर्चा नहीं देखी। हमारी डिमांड थी कि साहब कर्ज मुक्त किसान कैसे हो, इस बारे में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है। उसमें हमारी मांग थी कि नरेगा से क्या कृषि को जोड़ा जा रहा है। उसके मैंने कहीं इस बजट में अब तक सुबह से मैं देख रहा हूं कहीं भी चर्चा नहीं मैंने सोची। तो उम्मीद के अनुसार, किसान के उम्मीद के अनुसार बजट नहीं आया। अब ऊर्जादाता कैसे बनाना चाहते हैं ये, इसकी भी प्लानिंग नहीं है इनके पास। क्या हमारे खेतों में सौर पैनल लगा के क्या उनको उस ऊर्जा को बेच के पूरे वर्ल्ड में ऊर्जा हमारे द्वारा वितरित की जाएगी, इसलिए हम ऊर्जादाता है, या अन्न द्वारा जो हम हर जीव को ऊर्जा देते हैं उसी को ऊर्जादाता मानते हैं। तो उस किसान को जो खुद की ऊर्जा तो खत्म करता है, वो खुद तो बिल्कुल कमजोर है पर सबको ऊर्जा देता है, उसको ऊर्जादाता नाम दिया है, पर स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि हम इसको ऊर्जादाता कैसे बनाने जा रहे हैं। चलो, आप लंबे समय से कह रहे थे कि कृषि में निवेश आना चाहिए। निवेश का जिक्र क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश को बढ़ाया जाएगा? देखो, निवेश जो बढ़ाने की बात इन्होंने की है, 10,000 उत्पादक जो सेंटर बनाने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा जब मैं देख लूंगा उसके बाद में इनमें कितनी ईमानदारी से वो उस प्राइवेट निवेश को कैसे ला रहे हैं, वो प्रतिक्रिया मैं बाद में दूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास में। पंकज गुप्ता जी हमारे पास में फोर्टी के सेक्रेटरी हैं। पंकज जी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसको किस तरह से देखते हैं? कल हम एक दिन पहले ही एमएसएमई का जिक्र कर रहे थे, एमएसएमई की चर्चा कर रहे थे, तो कैसा माना जाए इस बजट को? देखिए, एक्चुअल में वैसे अगर ट्रेड और इंडस्ट्रीज के लिहाज से मैं देखूं तो एक अच्छा बजट है। एमएसएमईज जो पहले भी चर्चा हो चुकी है इस चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहूंगा कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा बजट है। एमएसएमईज जो ग्रोथ इंजन है, उस ग्रोथ इंजन के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ों की घोषणा की गई है, उसके लिए विशेष रूप से फंड दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी कमी इसमें मानूंगा कि एमएसएमईज के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी जो होनी चाहिए थी, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एमएसएमई को एक्चुअल में ग्रोथ मिलती, उसको कहीं भी इसमें परिलक्षित नहीं किया गया है। क्योंकि एमएसएमई में जैसा ग्रोथ इंजन ही है, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, उसी से ही व्यापार और इंडस्ट्री का विकास होता है। तो एमएसएमई के लिए अगर कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाती, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो एमएसएमई के लिए बहुत कमरतोड़ स्थिति है, बहुत से एमएसएमई बंद हो चुके हैं, कोई ऐसी पॉलिसी ला करके उनको उबारने का उपाय कहीं होना था, उनको एक अमृतपान कराना था। ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, बहुत समय से इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास बहुत सारे डेलीगेशन गए हैं। मैं 40 के माध्यम से फिर एक बार उनसे ये अपील करूंगा कि वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आए जिससे कहीं उनको एमएसएमई को, ठीक है आप फंड दे रहे हैं, विशेष रूप से आपने फंड की बातें की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे उनको कहीं ग्रोथ महसूस हो और वो वापस जीवित हो सकें। क्योंकि उनके जीवन का कोई ऐसा प्लान जिससे वापस जीवित होने के बारे में वो सोचें, और उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे वो वापस उसकी तरफ, व्यापार की तरफ वो वापस मुड़ें।
और वो सोचना शुरू करें कि हमें कुछ करना है। जी चले, मैं आऊंगा पंकज जी वापस आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ आशीष नाहटा है। नाहटा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि यूथ को कितना फोकस किया गया है। यूथ का जिक्र इस वजह से करना लाजमी होगा कि 303 सीट जो खासकर भाजपा को जो मिली है, उसमें युवा महिलाओं का इनका एक बड़ा योगदान रहा है, ऐसा बीजेपी भी मानती है। तो बजट में उन उम्मीदों का कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है? मुझे लगता है कि जब तक कुछ युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया है, और जब निर्मला सीतारमण जी से हम आस कर सकते थे या आशा रख सकते थे, क्योंकि वो रक्षा मंत्री रहे हुए हैं, उनको वित्त मंत्रालय का तनिक भर भी ज्ञान नहीं है, और उन्होंने वो ही किया। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ चुनावी वादे करके सत्ता में आने के बाद में मोदी सरकार का जो बजट है द्वितीय कार्यकाल का, वो बिल्कुल युवाओं के लिए मेरे हिसाब से तो परफेक्ट नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि वो परफेक्ट है, कि वो युवाओं की आशाओं पे खरा युवाओं के स्टार्टअप के लिए कहा है कि पूरी तरह से एक चैनल होगा, उसके माध्यम से आप अपनी स्किल को आप और उससे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने कुछ फंड्स की भी अनाउंसमेंट किया है, और यह भी जिक्र किया है कि 55 से 60 लाख रोजगार के अवसर हर साल होने चाहिए, ऐसी जरूरत महसूस करते हैं। तो जो सिस्टम ये डेवलप करना चाहते हैं, उसके जरिए संभव हो पाएगा, ऐसा दावा सरकार का है। सरकार का दावा बिल्कुल निराधार है, क्योंकि पहले भी पूर्व में भी 5 साल वो सत्ता में रहे, 5 साल बजट पेश किया है। युवाओं को अगर रोजगार, अगर आज भी वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो 5 साल में उन्होंने क्या किया? तो मैं ये मानता हूं कि उनका अब भी बजट के अंदर युवाओं को जो आशा वो दे रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उस पर कतई खरा नहीं उतरेंगे, 100% नहीं उतरेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास में। चले, उपेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं, यूथ के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। उपेंद्र जी, कैसा माना जाए बजट? मेरे हिसाब से 0 नंबर। जो बजट में आपको कुछ नहीं लग रहा? कुछ नहीं लगा। वो पुरानी वाली बात है, कौशल विकास की बात करना, वो करना, वो पुरानी बात है। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। मैं लगातार इसका जिक्र कर रहा हूं। पहले देश को युवाओं का देश कहा जाता, लेकिन अब देश को बेरोजगारों का देश कहा जाता है। बिल्कुल कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो 24 लाख सरकारी क्षेत्र में जो भर्तियां थी, उनका कोई जिक्र नहीं है। रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं है। तो कम से कम जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा था, सबसे बड़ी समस्या है, विशेष स्थान देना चाहिए था युवाओं के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। आज युवा हताश है। युवाओं को हताशा सबसे ज्यादा इसलिए कि मोदी जी से बड़ी आशा थी, क्योंकि युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसके बदौलत सरकार आई थी बड़े बहुमत से। लेकिन इस बजट में कुछ भी नहीं है। वो यह है ढाक के 3 पात। जी चले, पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता हैं। पंकज जी, यूथ विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि नया कुछ नहीं है। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, ये पहले से चली आ रही योजनाएं हैं, इसमें नया नहीं है, या कुछ ऐसी पिक्चर क्लियर करनी चाहिए थी कि हाँ ये सब इस दिशा में जाएगा और इससे बेनिफिट होने वाला है, इससे रोजगार के अवसर। जो हमारे साथ में 2 यूथ बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है। देखिए, इनका क्या सोचो मुझे नहीं जानना है, लेकिन एक चीज बताऊं आपको, यूथ ने विश्वास किया। यूथ ने 2014 से 2019 का कार्यकाल को देखा, और 2014 से 19 के कार्यकाल को देखने के बाद जो वादे किए गए थे, वो वादे लगभग पूरे हुए। क्योंकि आप देखिए, एक लंबी बीमारी थी। आप देखिए, रोजगार की सृजन की बात करते हैं यूथ, मैं कह रहा हूं रोजगार गया किसके कारण से? आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां फेल क्यों हुई? जब एक इंडस्ट्री खत्म हुई तो कितने रोजगार लेकर के गई? आज एक व्यक्ति का लोन यदि गया, कितने का गया? आप देखिए कि एक टाइम था जब 19 लाख करोड़ रुपए, जो कि आपके टोटल बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो एनपी अकाउंट था, जिसको कि आपने खाली बुक्स के अंदर दिखा रखा था, आज वो घट करके जो है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है हमने एनपी अकाउंट तक लिया है। और उसके बाद उन बैंकों का स्ट्रक्चर करके बैंकों को ठीक किया, और 4 लाख करोड़ रुपया वो रिकवर किया इंसॉल्वेंसी के तहत। देखिए, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं थोड़ा सा, या तो हो सकता है मेरी जानकारी में गलत हो, आपने कहा कि 1 लाख करोड़ तक लेके आ गए एनपीए। सर सॉरी, 1 लाख करोड़ एनपीए कम हुआ है बैंकों का। ये आपने निर्मला सीतारमण जी का जो दावा है, 1 लाख करोड़ का एनपीए नहीं है सर देश के बैंकों का। देखिए, मैं 4 लाख करोड़ रुपया नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना, 19 लाख करोड़ रुपया था टोटल। टोटल 37 लाख करोड़ रुपया जो है बैंक कर्ज दे रखा है इस टाइम तक। जो पोजीशन नेशनलाइज्ड बैंक्स की है, 37 लाख करोड़ रुपया एनपीए टोटल अमाउंट जो है लोन्स है।
जो टोटल हैं, उनमें से लगभग 19 लाख करोड़ रुपए के अकाउंट्स जो है बड़े उसमें थे, जिनको कि घट करके 1 लाख करोड़ रुपए तक हमने कम कर दिए हैं। 4 लाख करोड़ रुपए जो है रिकवर हो गया है, जो बेसिकली आपका इंसॉल्वेंसी के तहत हुआ। और उसके बाद आज इंडस्ट्रियां रिवाइव हो रही हैं, इंडस्ट्रियां रिवाइव होकर के उस पर आ रही हैं। हमने जो वादे किए, मैं कह रहा हूं कि आज सरकारों ने जब वादे किए थे 1952 से जब सरकारें बनी, तब से लोगों ने कहा था हम बिजली देंगे। मैं कह रहा हूं बिजली की हालत क्या थी, आज हमने कहा कि आज आप हालत देखिए कि 2014 से 19 तक हमने कितनी बिजली दी, और 2022 तक हमने कहा कि ऐसा जो आदमी बिजली मांगेगा हम उस आदमी को बिजली देंगे। 2022 तक हमने कहा कि जो आदमी जो है घरेलू कनेक्शन मांगेगा उसको घरेलू कनेक्शन देंगे। हमने कहा 2024 तक जो नलों की पानी की समस्या विश्व की समस्या है, आज पहली बार यदि हमने बात की तो हमने कहा कि 2024 तक पीने का पानी हर नल को मिलेगा जहां नल लगा हुआ है, जिस चीज को पानी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इनमें लगातार जो है वृद्धि हो रही है, लगातार आप देखिए काम हो रहे हैं। आज आप मीडियम क्लास को देखिए, आज किसानों के लिए बात करते, ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों के लिए डायरेक्टली कोई चीज नहीं, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो लगातार जो है सुधार करने की और अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल उन्होंने बहुत फूलचंद जी ने बात कहा कि हम ये चाहते हैं कि किसान जो है कर्ज मुक्त रहे, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा ये बाहर नहीं रहे कि एक बार 5-10 साल गए और फिर कर्ज माफी की तरफ आ गए, फिर 5-10 साल रहे फिर कर्ज माफी की तरफ आ गए। और लगातार आप यदि पिछले 5 सालों के अध्ययन करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि जिन मुद्दों के ऊपर सरकारें चली जाती थी उन मुद्दों पे जो है आज तक जो है कोई बात तक नहीं हुई। दालों के प्राइस आप यदि पिछले 5 सालों में लगातार देखेंगे, है ना, तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया आपको नजर नहीं आई होंगी। हाँ, एमएसपी प्राइसेस बढ़ने के बाद भी कंज्यूमर तक प्राइसेस जो है नॉर्मल पहुंची। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि 5 साल के अंदर आप यदि देखेंगे तो जो बजट है वो बजट जो है सार्थक बजट है, विकासशील बजट है। और पूरा यदि आप 5 साल का मैप देखेंगे तो मैं कह रहा हूं 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज आप यदि आप देखेंगे तो क्या ये रोजगार सृजन नहीं करेगा? ये चीजें आएंगी नहीं। इलेक्ट्रिकल कार जो कि बेसिकली आज तक पॉल्यूशन के लिए हम लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए आप इलेक्ट्रिक कारों का जो है चीजें हैं कि उनके अंदर हम जो है बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं बहुत उसमें है। मीडियम क्लास को यदि आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट फ्री मिलता था, छूट मिलती थी, उसको 3.5 लाख रुपए कर दिया। उसके अलावा 1.5 लाख का जो छूट है वो इलेक्ट्रिक यदि कार परचेज करता है तो वो भी छूट होगी। तो ये जो चीजें हैं लगातार मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, उसको हमने देखा है। और हायर वर्ग जो था जिसकी इनकम 2-3 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, 5 करोड़ से ज्यादा थी, उन पे जरूर हमने जो है टैक्सेस जो है, क्योंकि वो वहन कर सकते हैं लोगों के लिए, इसलिए उन पे टैक्सेस लगाए। और दूसरा जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ा किया, जो अभी बिल्कुल 40 के बैठे में मैं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में 99.3% कंपनी, चाहे वो एमएसएमईज हो चाहे बड़ी कंपनीज हो, जो कि बेसिकली खाली जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें 0.7% कंपनीज रह गई हैं जिनके ऊपर 30% टैक्स है। बाकी सब के सब जो है 5% स्लैब में आ गए, क्योंकि 250 करोड़ से टर्नओवर की लिमिट हटा करके 400 करोड़ लिमिट उसकी कर दी गई। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं देखिए विकास को दर्शाती है, और इस चीज को दर्शाती है कि सरकार जो चाहती है ना वो ये नहीं चाहती कि आज हम चीज दे दें और कल को जो है वो जो अमाउंट लोन का है या जो कर्ज है वो जो है युवाओं की सरकार। मैं लौटूंगा आपके पास में। चलिए, आर्थिक तेजी का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि बजट से आर्थिक तेजी आएगी और कर व्यवस्था को सुगम बना करके ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात भी कही गई है। चारू गुप्ता जी हमारे साथ में। चारू जी, आपको ध्यान होगा अगर बजट देख रहे थे तो आप उस वक्त सबसे ज्यादा तालियां बजी थी और उसमें लंबी ताली बजाई नरेंद्र मोदी साहब ने जब निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नारी तू नारायणी, एक ऐसी योजना बनाई जाएगी, उसके लिए कमेटी भी बनाने के लिए बात कही है कि महिला की भागीदारी विकास में कैसे बढ़ सकती है। और एक बात जो कही है उन्होंने साफ एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि विकास की भागीदारी में महिला को बराबरी का हक चाहिए, जो दिया जाएगा। जब कहा कि एक चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती, उसके दोनों पंखों का रहना बहुत जरूरी है, यानी कि आधी आबादी मातृशक्ति जो है अब उसके हुनर का फायदा सरकार को देश को उठाना चाहिए, इस ओर इंगित किया है। तो कुछ स्थितियां बदल सकती हैं इससे। देखिए, जो बात अभी आज सदन में कही गई वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल ही विपरीत है। अभी 3-4 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स डे के ऊपर एक स्वामी जी आए थे और उन्होंने केवल महिलाएं जब आगे पंक्ति में बैठी हुई थी तो उन्होंने अपना उद्बोधन देने से मना कर दिया। आश्चर्य की बात है कि इस मुद्दे के ऊपर सभी संगठन, चाहे वो और सभी पार्टियां, वो इस मुद्दे पर चुप रही। तो जबकि मुझे आशा थी कि इतनी बड़ी बात अगर कहीं राजस्थान में हुई है
जो नरेंद्र मोदी जी जो छोटे से गांव में दूध ढाने की बात को भी इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, इस बात को वो कैसे पचा गए कि महिलाओं का इतना बड़ा अपमान, आबादी का इतना बड़ा अपमान हुआ, और बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य संगठन भी इस मुद्दे पर, या मैं तो ये भी कहूंगी कि टीवी चैनलों ने भी इस मुद्दे पर प्रखर रूप से इस बात को नहीं रखा। तो ये बात तो केवल सदन में ही अच्छी लगी, सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तविकता से बहुत परे है और अभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा। ये सिर्फ कहने की बात है। जहां तक इस बजट में भी कहा जाएगा, हमें बहुत अपेक्षा थी कि निर्मला सीतारमण जी महिला हैं और वित्त मंत्री के रूप में जब वो आ रही हैं तो वो महिलाओं को कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सौगात देंगी, जिससे कि वो आगे बढ़ सकेंगी, स्वावलंबी बनेगी, आगे कुछ उनका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंफ्रा है महिलाओं का वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ पुराने ही चीजें इसके अंदर नहीं है, मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो मुद्रा योजना में 1 लाख रुपए तक के ऋण की बात की गई है वो तो पहले भी इनके NLUM और जो कई योजनाएं हैं उसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख रुपए से क्या 2.5 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। तो उसमें नया क्या है वो मेरे लिए समझ से परे है। जनधन खातों की बात की गई है कि उसमें 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है, लेकिन आप बैंकों की अगर हकीकत जानना चाहेंगे तो अगर जिसने भी 3, 4, 5 महीने से अपने खाते को ऑपरेट नहीं किया है तो बैंकों ने उनके खाते जो है वो साइड में बंद से कर दिए गए। अब जब वो महिला दोबारा ट्रांजेक्शन करने जाती है तो कहीं ना कहीं उसको पे करना पड़ता है, तो उन खातों का भी कोई औचित्य नहीं रह गया। जिस विचार के साथ वो खाते आए गए थे, जिस स्प्रिट के साथ आए गए थे, वो स्प्रिट की भावना क्यों खत्म हो गई, ये भी एक सोचनीय बात है। स्टार्टअप्स की बात की गई है और भी कई चीजों की बात की गई है, लेकिन उन सब के लिए महिलाओं को कोई राहत देने की बात हो ऐसा कहीं भी नहीं आया इसके अंदर निकल करके। और इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रा है महिलाओं के लिए एजुकेशनल स्टेटस का, आगे तक बच्चियां अगर 10वीं 12वीं भी सरकार फ्री पढ़ाती है तो उसके अंदर भी आप सामान्यकरण करके महिलाओं को कहीं ना कहीं अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है तो एक फ्री एजुकेशन सिस्टम इसके अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। केवल आपने एक डिग्री दिला दी उससे कहीं मुझे लगता नहीं कि महिलाओं को कोई फायदा होगा। और रही बात कुटीर उद्योग, ये जो उद्योगों की है कैसे वो आगे बढ़ेंगी, तो बैंकों के अंदर आपने कहा कि साहब कुछ ही मिनटों में आप लोन दे लीजिए 1 घंटे से कम के अंदर में, तो हकीकत से आप और हम सब जानते हैं ये स्कीमें पहले भी आ चुकी है। चलिए, श्याम सुंदर जी हमारे साथ में है। श्याम जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथ जो लोग बैठे हैं कुछ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात भरोसे की, सरकार योजना हमेशा अच्छी बनाती है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि इंप्लीमेंटेशन कितना होता है और उसकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। योजनाएं तो देखिए देश को समर्पित होती हैं, बहुत अच्छी होती है, लेकिन भरोसा, सबसे बड़ी जो चुनौती सरकार के सामने वो है भरोसे की। भरोसा कैसे किया जाए? देखिए योगेंद्र जी, आपने बजट देखा है, बजट एक्चुअली प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, उसको चिंता 2024 की आज सताने लगी है। पहले बजट में उन्होंने 2024 में हम पूरा करेंगे, मतलब सरकार वर्तमान स्थिति को नहीं देख रही है, वो चाहती है कि हम स्थायी कैसे रहे। आपने दूसरी बार सरकार पूरे प्रचंड बहुमत के साथ लेके आ गए, लेकिन बजट में फिर आप वो 2024 की बात कर रहे हैं। पंकज जी बार बार कह रहे थे कि हम बहुत समझे। यह एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम जरूर शो कर रहे हैं कि इस लिमिट तक हम इसे कंप्लीट करेंगे, चाहे 2022 की बात हो चाहे 2024 की बात हो। देखिएगा, आपने कहा कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा। अगर आज के हिसाब से आपने 1.95 करोड़ घर बनाने की बात कही है, कैसे 2022 तक दे पाएंगे जो आज की स्थिति में। आपने पिछला बजट देखा, पीएम आवास योजना जितनी बननी चाहिए थी नहीं और बना पाया। 30 तो आप ये देखिए, अगर आपकी क्रियान्विति 30% है तो आप कैसे सपने को पूरा कर पाएंगे जब हमारा देश 75वीं आजादी की 75वीं साल बनाएगा और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाने जाएगा। उस वक्त हर गरीब को या हर को पक्का मकान मिल पाएगा। कहना तो ठीक लगता है, उन्होंने आज कुछ चीजें अच्छी की, 45 लाख का जो मकान मिलेगा उसमें हम 3.5 का हम छूट दे देंगे, ये तो बात ठीक है, कुछ चीजें ठीक है। लेकिन हम आज युवाओं को देखिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात कर रहे थे, अब उन्होंने बदल दिया है, 1 करोड़ युवाओं को हम स्किल डेवलपमेंट के आधार पर उसको प्रशिक्षण देंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रशिक्षण मिलेगा, सही प्रशिक्षण मिलेगा तो वो रोजगार पालेगा अपने आप। लेकिन भी डाउट है कि सही मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने पहले कहा था ना, पहले स्किल, आप कौशल विकास का कितनी तेजी से हम विकास कर पाए, ये पंकज जी बता सकते हैं कि इनकी सरकार ने 5 साल इनकी सरकार रही थी,
कौशल विकास की 2 यूनिवर्सिटी स्थापित कर पाने में, उसको चालू नहीं कर पाए। एक प्राइवेट हो पाई, एक आपके सरकारी तौर पर हो पाई। सरकारी तौर पर आज वो कह रहे हैं कि हम कुछ कोर्सेज शुरू करने की स्थिति में आ पाए। 5 साल में आप ये कर पाए, आप दे नहीं पाए। केंद्र सरकार के जो भी आपके उपक्रम है वो कितने को प्रशिक्षण दे पाए, आप बता दीजिए। कितनी ITI सक्सेस हो पाई, कितनी आपके बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज कितनी सक्सेस हो पाई। आपने व्हाइट कॉलर के बड़े क्लर्क स्थापित कर दिए, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुई है, इसका कारण है कि आप स्किल डेवलप नहीं कर पाते। वो छात्र एडमिशन तो ले लेता है, वो 5 लाख रुपए खर्च भी कर दे, 5 से 8 लाख रुपए खर्च कर देता है, लेकिन योग्य नहीं बन पाता, उसको नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो वहां पर फैकल्टी अच्छी है ही नहीं, केवल मात्र कहने दें। अब देखिएगा, आपने फिर कहा है कि हम निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। रेलवे में खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब अडानी की, अंबानी की, आपकी बाकी सबकी रेलवे दिखाई देगी, जैसे एयरलाइंस होती है ना, जेट वेट सारी दिखेगी। अब आपके पास ट्रेन भी दिखेगी कि अडानी की रेल आ रही है, ये टाटा की रेल आ रही है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि आप रेलवे लाइन बिछा सकते हो, आप पैसा लेकर के अच्छी सुविधाएं दे सकते हो। ये बात पहले हो जानी चाहिए थी, अब इन्होंने शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक वाली बात कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में कि महंगी है, आप कुछ हद तक उस पर छूट दे रहे हो, लेकिन आप उस पर लंबी ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साधन ही नहीं है। आप उसको कहां से रिचार्ज कराओगे? जयपुर से दिल्ली के बीच में आप, राजस्थान रोडवेज भी चाह रही है कि हम 20 लग्जरी बस को ला करके, अब टाटा वाले कह रहे हैं कि जयपुर से दिल्ली वाला पहला करेंगे, लेकिन अभी तक सक्सेस इसलिए नहीं कि हम उसको साधन संपत्ति बना नहीं पाए। केवल हम कहते तो हैं, लेकिन हम सितारे दिखाते हैं, लेकिन है नहीं। दूर से अच्छे लगते हैं टिमटिमाते हुए, पास जाते हैं तो लगता है कि वो सितारे तो बहुत बड़े स्थिति के हैं। इसलिए कोशिश की है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं। किसानों को आज क्या दे पाए हम? केवल 6,000 रुपए सालाना दे पाए। उसके अलावा आप समर्थन मूल्य की घोषणा कर देते हैं, उसको मिलता नहीं। आज भी बिचौलिए बीच में खड़े हुए हैं। आप डेयरी का वो विकास करने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है किसान को अतिरिक्त रूप से तैयार करने के लिए उसको देना पड़ेगा। डेयरी का दे दीजिए, बाकी मत्स्य पालन दे दीजिए, कुछ भी ऐसा चीज दे दीजिए कि वो साइड बिजनेस करके अपने व्यापार को, अपने कृषि के व्यापार को सही तरीके से अंजाम दे सके। बहुत चुनौती है। आप कहते थे FDI नहीं आनी चाहिए, आप तो 100% FDI ला रहे हो पंकज जी, क्योंकि आप तो बहुत विरोध करते थे पहले। आज उसी चित्र को आप अपना रहे जो मनमोहन सिंह कर रहे थे, जब आप कर रहे थे कि अन्याय हो जाएगा। आप तो 100% ले आए, मीडिया में भी ले आए। आप बीमा कंपनी जो आपकी है वो खत्म हो जाएगी, विदेशी बीमा कंपनी आपका सारा पैसा ले जाएगी। आखिर आप किस लिहाज पे इस देश को विकसित बनाना चाहते हो? आपका एम्प्लॉय खुद नहीं खड़ा होगा, आपके बाहर वाले आएंगे, पैसा लेके जाएंगे, आपका निवेश आपका बढ़ेगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में आप विदेशी पर पूरी तरह निर्भर हो जाओगे, जो कि आपको कमर तोड़ने वाली होगी। क्योंकि आपके, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि प्रणब मुखर्जी जब बजट पेश कर रहे थे, सबने देखा भी होगा, उस वक्त सुषमा स्वराज जी लोकसभा में भाजपा संसदीय दल की नेता थी और राज्यसभा में थे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली। तो जब FDI की बात आई थी तो दोनों ने इंटरेक्ट किया था और कहा था कि इस देश को किस दिशा में लेके जा रहे हो, एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का आप एहसास कराएंगे। ये बात मैं कर रहा हूं पंकज जी 28% जब FDI आ रहा था तब, और इस पे भारत बंद भी 3 बार कराया गया, लेकिन अब तो अब 100% लेकर के जा रहे हैं। तो अब समझ और उस समझ में क्या अंतर आ रहा था एक्सरसाइज उस वक्त? मैं ये जानना चाहता हूं कि हाँ, उनका FDI अलग रास्ते पे आने वाला था, आपका FDI अलग रास्ते से आएगा। देखिए, मैं आपको दो चीज बड़े साफ से बताता हूं। जब इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं था, डेट पार्टिसिपेशन था, क्या बेसिकली फॉरेन डेट्स के ऊपर ब्याज घटा कि नहीं घटा? फॉरेन डेट्स की देनदारियां कम हुई कि नहीं हुई? पहली बात। दो चीजें बड़ी साफ से थी। आज इक्विटी बेस्ड आने के बाद, आज स्किल के अंदर आने के बाद हम उनको कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। दो चीजें बड़ी साफ सी हैं। कंट्रोलिंग ऑथोरिटीज के लिए आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आप पहले आप जब थे तो आप लगातार ये कहते थे कि 1 रुपए में से जो है 85 पैसे नहीं पहुंच रहा है, 15 पैसे पहुंच रहा है। आज यदि LED बल्ब भी पहुंच रहा है ना, यदि 5 रुपए का, तो ये पता है कि किस आदमी के खाते में गया और कब गया है। आज आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो है एक जो है नीचे चुनाव कार्यकर्ता को पता था कि जो है लाभार्थी की सूची कितनी है, कितने इस वार्ड में लाभार्थी हैं, इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन है, ये सूची जो है पहली बार आई। मैं कह रहा हूं कि ये पता चला कि किस व्यक्ति को। एक बात जानना चाहता हूं, मैं वही आ रहा हूं। आपने कहा FDI की बात, एक बात सुन लीजिए जी, आप ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं जी कि गवर्नमेंट के पास में इंटेलिजेंस, प्राइवेट इंटेलिजेंस जिसका जिक्र किया है, वो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
बहुत ही अच्छी की है, चलिए होनी चाहिए। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं सर आपसे कि आप ये ट्रांजैक्शन को डिजिटल कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। सर निर्मला जी एक लाइन जिक्र नहीं किया, और ये आपको, मेरे को, चारू जी को, फूलचंद जी को, श्याम जी को, तमाम हम जो लोग बैठे हैं, मैं, मेरा रिश्तेदार, किसी न किसी को सफर करना पड़ रहा है। आप ट्रांजैक्शन तो वहां लेकर के जा रहे हैं सर, लेकिन ये जो आए दिन खुली लूट मची हुई है, मैं यहां बैठा हूं, मेरा एटीएम को यूज पुणे में किया जा रहा है। बैंक कर्मी यहीं पे सिविल लाइंस के एक ब्रांच के अंदर बैंक के ऑपरेशन सिस्टम पे बैठा हुआ है, 47,000 रुपए उसके पुणे में पार हो गए। देखिए मैं आपको योगेंद्र जी मैं आ रहा हूं, योगेंद्र जी मैं आ रहा हूं, योगेंद्र जी, लेकिन आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सी व्यक्ति है जिसका यदि चला गया, जिसने बैंक ने वापस नहीं किया? नहीं किया सर, नहीं मैं बता रहा हूं, देखिए दो चीजें हैं, देखिए देखिए शाहू जी, देखिए नहीं देखिए, नहीं मैं बताता हूं आपको, यदि आपने ओटीपी नंबर बताया है उसको, नहीं देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मैं खुद बता रहा हूं आपको, मेरे अकाउंट से, मैं आपको कह रहा हूं, अरे सर मैं आपको कह रहा हूं आपको, मेरे अकाउंट से 2017 के अंदर मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से जो है यूएस के नाम से जो है मास्टर कार्ड से जो है पैसा निकला, और आप आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल बैंक की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं, है ना। और उसके बाद मैंने ग्रीवेंसेस के लिए लिखा, और मेरा जो है 6 महीने के अंदर जो है वापस पैसा जो है, उन्होंने कहा कि जांच करके हम पैसा वापस कर देंगे, पैसा है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं नो, देखिए कोई, आप किसी का नाम लिख दीजिए, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, नहीं देखिए नहीं है, लेकिन आपने यदि कोई भी बैंकिंग सेक्टर में यदि आपने ओटीपी या आपने बेसिकली एटीएम कार्ड या आपने कोई चीज ऐसी छोड़ी है, तो बेसिकली उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यदि किसी कारण से यूनिवर्सिटी से उन्होंने कहा, मैंने तो देखिए आज बजट में बेस्ट करेंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं जो है, मैं कह रहा हूं आपको, फिर कह रहा हूं आपको, आप देखिए यदि कोई आईटी है, मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको, मेरे बात तो है, और इसके बाद छोड़िए, मेरे जो है बैंक अकाउंट से जो मेरे रिलेटिव के बैंक अकाउंट है, उससे एक नहीं, आप देखिए टोटल 25 लाख रुपए जो है बेसिकली बैंक पूछता है पहले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 25 लाख रुपए निकल गए, है ना। लेकिन बैंक ने सेम डे क्योंकि उसने नहीं पूछा था, सेम डे वापस क्लियर किया, सेम डे वापस उसको जो है क्रेडिट दी कि अगले दिन आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने उसमें चूक करी, क्योंकि बेसिकली देखिए बहुत सीधी चीजें हैं, यदि आपने उसमें चूक करी, हाँ ये बात मानते हैं कि इतनी इंटेलिजेंसी नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है और बैंकिंग इसमें, लेकिन हाँ इस बात की जरूरत है कि इसी में लगातार जो है कोशिश जारी है। हम जारी रखेंगे चर्चा, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2019। निर्मला सीतारमण क्या कुछ किस तबके को दिया, ये इस पे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस एक बार पंकज गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, सिंगल विंडो सिस्टम जिसे कहते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, काफी लंबे समय से सुन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं लेकिन हर्डल्स बहुत हैं उसमें, और सिंगल विंडो नाम की है, बाकी कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात सुनने में लग रही है, 59 मिनट्स में आपको परमिशंस मिलेंगे इंडस्ट्री के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। ये किस तरह से हो पाएगा? ये एक देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ इस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए एक्चुअल में वही बात है कि इस बजट के अंदर हर बजट एक सपना होता है आम नागरिक के लिए, हर बजट में एक सपना दिखाया जाता है व्यापारी को। ये भी एक सपने की तरह से अगर लिया जाए तो मुझे सपने की तरह से तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन 59 मिनट में ये पॉसिबल, मतलब देखिए पता नहीं, हो सकता है वो कोई सिस्टम ऐसा लाएं, क्योंकि हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री तो क्रांति होगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने डिजिटली बहुत कुछ डिजिटल अपडेशन किया है। पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने डिजिटलाइज किया है। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको हाथ लगी हो, पर दिखने में तो ये एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि 59 मिनट में सब तरह की परमिशन, सब तरह की सब चीजें होना उद्योग जगत के लिए अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ा खूबसूरत कदम लेनी पड़ती है इंडस्ट्री। हाँ, बिल्कुल वो 18 से ज्यादा ही है सर। 18 तो हम एक जनरल उसकी बात करते हैं, 18 से ज्यादा ही है। और मैं मान के चलता हूं कि उन सब परमिशंस को लेने के अंदर आम व्यापारी को पसीना आ जाता है जी। तो ये सब होना एक सपने जैसा है। अगर होता है तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, अगर ये ऐसा होता है तो। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पोल्यूशन के लिए, जिसका कहा यह जाता है कि कितना रोल होता है, हर इंडस्ट्री में कोई रोल ही नहीं होता, लेकिन उसके फाइल 6-6 महीने तक लोग चक्कर लगाते रहते हैं। फिर उस व्यापारी को मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी किस्तें चालू हो चुकी होती हैं, लोन लिया हुआ होता है, फिर मजबूरी में उसको अपनी मर्जी से उस बिजनेस को शुरू करना पड़ता है। फिर एक
इंस्पेक्टर जाता है कि आप ये कैसे कर रहे हैं, जब पता लगता है उसका कि चिमनी में से धुआं निकल रहा है कि ये चल के आते हैं, पड़ोसी कहता है कि इसके पास लाइसेंस ही नहीं, आपके पास फाइल है, कि अच्छा चलो एक बार देख करके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सिस्टम दुरुस्त करने की आवश्यकता है। भरोसा करती है पब्लिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। बजट जिस दिन आता है उसके अगले 2 दिन तक हम चर्चा करते हैं, वो चर्चाएं धीरे 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 वैसे ही चली जाती हैं कि वंस अपॉन ए टाइम कोई था जिसे धीरे धीरे भूल जाते हैं हम, उसी तरह से बजट को भूल जाते हैं और अपने हाल पे जीते हैं। कोई व्यापारी बहुत ज्यादा ना उम्मीदें पाल के बैठता है, वो ये देखता है कि मुझे अब जो सामने बजट की चुनौती आ रही है उसे कैसे पार पाड़ना है, बस वो अपनी उस दिशा में काम करता है। और पहले कोई वक्त था कि साल में एक बार ही पैसा बढ़ेगा, योजनाएं जो आएंगी उसका क्या इंपैक्ट आएगा। आज तो आप कभी भी पैसे बढ़ा देते हैं, कभी भी कम कर देते हैं, किसी योजना का अनाउंसमेंट कब कर दें कोई पता नहीं है। तो बजट और जीएसटी के बाद में स्टेट्स में तो बजट का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह ही नहीं गया है। चलिए एक बार मैं फूलचंद जी आपके पास में आना चाहूंगा। फूलचंद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ एक बात कही है कि हम इंपोर्ट की जो बात की जा रही है, खासकर दलहन की, उसको कम किया जाएगा ताकि हमारी खेती पर हम ज्यादा डिपेंड हो सकें। देखो, जब जब सरकारों ने किसान से जिस चीज की भी मांग की, उस चीज को किसान वैरायटी मतलब प्रमुखता से इतना उत्पादन करके दिया कि राष्ट्र उसके लिए किसी की तरफ झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर दुर्भाग्य की बात यह रही कि किसान उसकी जैसे ही पूर्ति करता है इन गिद्ध जैसी नजरों से। जैसे प्याज की जब कमी आई, प्याज के लिए किसान को बोला गया, उसने प्याज दिया, पर उस प्याज को रुलाने के लिए इन्होंने खरीद की व्यवस्था नहीं दी। मेरे किसान ने दलहन की मांग की, व्यवस्था ने तो दलहन खूब पैदा करके दिया, पर अमेरिका से वो अफ्रीका से कांटेक्ट किया, उस दाल को बुला के मेरे किसान को मारा गया, उसको एमएसपी नहीं दिया गया। आज वही मैं ये कहता हूं कि मुझे न 6000 चाहिए न 72,000 चाहिए, मुझे चाहिए तो मेरे पसीने का पूरा पैसा चाहिए। और वो पूरा पैसा वो स्वामीनाथन कमेटी अपनी सिफारिश दे चुकी, 2007 से उसको लागू कर दे और वो पूरा पैसा देना चालू कर दे। मेरा किसान कर्ज मुक्त भी हो जाएगा और इस राष्ट्र को जो चीज मांगेगा वो देने के लिए तैयार भी हो जाएगा। पर दुर्भाग्य की बात, हमें केवल सपने दिखाए जाते हैं, देते ये कुछ भी नहीं है। अब मांग हमसे कर लेते हैं। शास्त्री जी ने मांग की खाद्यान्न की, इस हिंदुस्तान के किसान ने खाद्यान्न इतना दिया कि विदेशों में आप अपना खाद्यान्न बेचने के लिए आप तेल के बदले अनाज दे रहे हो। आज दूध की मांग करें, हम दूध इतना देंगे, पर बिस्लरी से सस्ता हमारा दूध आज खरीदा जा रहा है। अरे पानी और दूध की रेट सेम कर दी आपने। कम से कम मेरे एक पशु आपको साल में 5,000 रुपए टैक्स देता है, एक पशु। अगर कोई अर्थशास्त्री हो तो मैं उसको बता सकता हूं। अगर मेरे किसान के पास 10 पशु हैं और वो 34,000 रुपए सालाना टैक्स उसको देता है, 10 पशु वाला, और मेरा परिवार कितना टैक्स देता है, 1 लाख रुपए एक किसान टैक्स देता है, पर उसकी टैक्स की गणना 0 पे होती है। और उसकी जो सब्सिडी की बातें करते हो आप, इतना सब्सिडी हमें किसान को दे दी, उसकी डोल पीटते हो, और जो टैक्स लिया मेरे से उसकी चर्चा तक आप नहीं करते। तो मैं तो ये चाहता हूं कि वो टैक्स के साथ साथ मेरा किसान इनकम टैक्स नहीं कब होगा, वो व्यवस्था मुझे व्यवस्था कब देगी, ये मुझे समझा दिया जाए। वित्त मंत्री, एक 100 क्लस्टर की बात कही गई है कि 100 क्लस्टर होंगे। हालांकि ये क्लस्टर कैसे वर्किंग करेंगे ये थोड़ा सा अभी जब तक डिटेल नहीं आएगी सामने, जब तक कहना मुश्किल है। लेकिन निर्मला जी का ये दावा है, प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था बजट के तुरंत बाद ही, वो कह रहे थे कि किसानों की स्थिति इन क्लस्टर्स के जरिए काफी बेहतर हो सकेगी और एक जो सम्मान मिलना चाहिए किसान को वो मिल पाएगा। हालांकि हर बात में 70 साल का दावा जरूर होता है कि 70 साल में पहली बार इस ओर ध्यान दिया गया। अटल जी को भी गौर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई बार 70 को 60 भी बोल देते हैं। देखो, हमने तो इनको 70-100 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि देश ने जब जब जो चीज मांगी। मेरा हिंदुस्तान का किसान 1947 में जो डीजल खरीद रहा था, वो डीजल मेरी 1 क्विंटल गेहूं में आ रहा था 100 लीटर, और आज वही डीजल खरीदने के लिए मेरे को देना पड़ता है 5 क्विंटल गेहूं। 5 क्विंटल और 1 क्विंटल में कितना फर्क हो गया। तो मेरा खर्चा तो कितना बढ़ा दिया इन्होंने, और मेरा जो मैं पैदा कर रहा हूं उसका मोल
महंगाई को देखते हुए कितना घटा दिया, उस गैप से ही तो मैं कर्जदार हुआ। उस कर्जे को पाटने के लिए यह व्यवस्था मेरी भरपाई करने की स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे? क्योंकि एक अटल जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसान को समझा और देखा, देख के वो आयोग गठन किया, उस आयोग ने अपनी सिफारिश की और वो आज तक लागू नहीं हुआ। मैं तो मोदी जी से और वर्तमान की व्यवस्था से यही मांग करना चाहता हूं, उसको 2007 से ही 15 अगस्त 2007 से लागू कर दे और किसान की तरफ अगर कोई मांगता है तो वो ले ले, और किसान को कुछ देना है तो उसको कर्ज मुक्त करके आगे उसको अपने हिसाब से जीने का अधिकार दे दे। चलिए फूलचंद जी, बहुत अच्छी बात है कि किसानों के लिए सरकार का दावा होता है कि हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। कुछ सख्त कदम इस वजह से उठाना पड़ता है कि देश की आर्थिक स्थिति को और सुधारना होता है, विकास के रास्ते पे चलना है। चलिए हमारे साथ कायम खानी जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा दो बातें। एक तो अल्पसंख्यकों को लेके इस बजट में किस तरह से देखते हैं, दूसरी बात हिंदुस्तान को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, फॉरेन स्टूडेंट्स को एक स्कीम चालू कर रहे हैं कि आप भारत में आके पढ़िए, दूसरा पॉलिसी भी लेके आ रही है सरकार, शिक्षा नीति, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि एजुकेशन हब और माइनॉरिटीज दोनों पे मैं आपके रिएक्शन चाहूंगा। योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये आम बजट मोदी जी जो पेश किया है, अल्पसंख्यक समुदाय की बजट से कोई ये बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वाला मामला नहीं है, क्योंकि बजट जो है वो पूरे देश के नागरिकों के लिए, पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और अल्पसंख्यक समुदाय की जिस तरह से मोदी जी का जैसे ही पहला सदन में भाषण हुआ था, मोदी राज को जब शुरू हुआ है तो पहला एक सदन के स्पीच के अंदर मुसलमानों को लेकर के बहुत बड़ा वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस सरकार ने छल किया था उसमें हम छेद करेंगे, यानी मुसलमानों की तरफ थोड़ा इशारा किया था। मुसलमानों को चांद तारे या कोई विशेष अलग से कोई नहीं चाहिए, जो आम नागरिकों को जो सुविधाएं दी जा रही है उसी के अंदर उसी उनके हित भी निहित है। अब चूंकि मुसलमानों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्तर है, जीवन यापन है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की तादाद के अंदर अक्सरियत है, उनकी बहुतियात है। अल्पसंख्यक है लेकिन उस श्रेणी की वो बहुसंख्यक है, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे। मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मुसलमानों की खुद की जो औकात की जायदाद है, जो वक्फ की जायदाद है पूरे मुल्क के अंदर, बस आप उनको सही मायने में अगर उनकी तरबियत कर दो, उनकी देखरेख कर दो, उनके जरिए ही इनका विकास हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को कुछ चाहिए भी नहीं सरकारों से। उनकी खुद की इतनी मिल्कियत है, इतनी जायदाद है। आप देखिए राजस्थान में देखिए इतनी वक्फ की जायदाद है, MI रोड भरी पड़ी है आपकी, MI रोड का इतना किराया है, मतलब उसको अगर यदि आप कंपेयर करेंगे, एक हीरो होंडा का शोरूम है उसका किराया 50,000 है, लेकिन वही वक्फ की जायदाद पे एक जो कब्जेदारी है उसने 70 साल से जो कब्जा कर रखा है, वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए महीने का किराया दे रहा है। तो इस हिसाब से हम तो कहते हैं कि वक्फ की डेवलपमेंट के अंदर इसका कल्याण हो सकता है। खास तौर से जो एजुकेशन वाली बात कही आपने, हब बन रहा है, वेलकम, स्वागत होना चाहिए। देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है और मुसलमानों के लिए भी, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है तालीम को बढ़ावा देना। तालीम को बढ़ावा देने के लिए 5 साल से मैं देख रहा हूं, मोदी राज फर्स्ट का जो तक कार्यकाल था उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात आई थी कि मुसलमान, चूंकि वो रिलीजियस एजुकेशन की बात आई थी, मदरसा तालीम की बात आई थी कि मुसलमान के बच्चे के हाथ में, एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। लेकिन जैसे अभी विशेषज्ञ साहब ने बताया था, आपकी बहस में अपने आया था कि जो सपने दिखाए जाते हैं वो सपने पूरे नहीं होते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बजट के अंदर जो भी घोषणाएं हो रही है, जो भी प्लान है सरकार का, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप। और हमें तो सपने नजर, जैसे अब लोनिंग वाली बात की, 59 डेज वाली बात आई है, तो 59 डेज में जब आप कह रहे हो कि इतनी एनओसीज लेनी पड़ती है, पोल्यूशन वाली बात करते हो, स्टेट पोल्यूशन का बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पोल्यूशन है, पोल्यूशन के पैरामीटर इतने हैं कि वो सारे पैरामीटर कैसे पूरे करेंगे। तो 59 मिनट के अंदर आप उसका लोन पास कर दोगे, सैंक्शन हो जाएगा। मेरे को तो लगता नहीं कि ये कोई ऐसी मतलब बहुत अच्छी कोई प्रक्रिया एग्जीक्यूट हो पाएगी। लेकिन अरविंद साहब, सपने देखते हैं तभी वो सत्य होते हैं। देखिए हमारी आंखें दो ही चीजें करती हैं, या तो इसमें आंसू होते हैं या सपने तैरते हैं। एक सपने भी सर, एक तो सपने दिन में देखे जाते हैं, एक सपने थे रात के सपने। अब ये सपने जो दिन में दिखाए जा रहे हैं
इन सपनों का क्या मतलब कैसे एग्जीक्यूट होगा? खैर अच्छी बात है, अगर यदि ऐसा सपना है और ये हमारा मैं आऊंगा आपके पास में। आशीष नाटा जी हमारे साथ में है। आशीष जी, आपने कहा कि कुछ भी नहीं मिला। अभी मैं जब बोल रहे थे तो उस वक्त सुन रहा था, कुटीर उद्योग को काफी ध्यान देने की बात कही है इसमें कि हमें इसे प्रमोट करना चाहिए, लेकिन खासकर जो ट्राइब बेल्ट है उसमें उनके पारंपरिक जो उत्पाद हैं या उनका कल्चर है उसे हेरिटेज उसमें लाने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारी एक शुरुआत कही जा सकती है। इससे बहुत सारी चीजें हैं कि मूर्ति कला हो चाहे दूसरी चीजें हो, उनको आगे मुख्य धारा में लाया जा सकता है। ये नहीं माना जाना चाहिए कि एक बार ट्रैक पे चल रही है सरकार उस रास्ते पर जो अब तक ये कहें कि जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी उसको वापस। हालांकि ये बात सही है कि प्लेटफॉर्म्स बहुत बार मिलते हैं। हम देखते हैं कि चाहे जयपुर का जवाहर किला केंद्र हो या दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, प्रगति मैदान है, वहां इस तरह के फेयर्स लगते हैं जिसमें वहां की पारंपरिक लोक कला को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, खासकर यूथ के लिए भी। इसमें सर बात ऐसी है कि जो सरकार ने पहले मुद्रा लोन योजना चालू की थी, कुटीर उद्योग उसको तो रेगुलर रख रहे हैं अभी। सर बिल्कुल, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया, उनको मात्र 50,000 25,000 रुपए उनको लोन सैंक्शन हो रहा था, उसमें भी 10% बैंक वाले कमीशन मांग रहे थे। कहां से वो 25,000 में व्यापार स्टार्ट कर लेगा? कितने लोगों को स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कितने लोगों को ट्रेंड किया गया, कितने स्टूडेंटों को आपने ट्रेंड किया, कितने युवाओं को आप रोजगार दे पाए? कोई इनके पास आंकड़ा नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की जहां तक बात है, मैं खुद गया था, मूर्ति कला से मैं जुड़ा हुआ हूं। डेवलपमेंट जो ट्रेनर थे उनको ही ये ज्ञान नहीं है कि हम किस प्रकार से ये मॉडर्न आर्ट बना सकते हैं या मूर्ति बना सकते हैं या स्कल्पचर बना सकते हैं, वो उनको क्या ट्रेंड करेंगे? तो जितना भी सिस्टम था, आपने योजनाएं तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उनके बीच में जो पारदर्शिता थी, क्रिस्टल एंड क्लियर, वो कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आया। युवाओं को आपने ये कहा कि आप डिजिटल पेमेंट करिए, व्यापारियों के डिजिटल पेमेंट करिए, 7 रुपए लगता है, 7 रुपए। 10,000 रुपए आप करोगे तो 7 रुपए लगता है। जब ये कहा कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगे, मोबाइल बैंकिंग करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, 7 रुपए लगता है। अभी करके दिखा देता हूं। तो सर ये वादे हैं, ये वादों की खिचड़ी है जो परोसी गई है और परोसते आ रहे हैं, युवाओं को चला जा रहे हैं, फिर युवाओं को चल लिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन ऐसी तो कोई चीज आपको बजट में दिख रही होगी जिस पे यकीन किया जा सके हाँ ये एक बेहतर रास्ते पे लेके जाएगी? सर मुझे तो नहीं लगता कि ये बेहतर, क्योंकि ये वही इनकी वही प्रक्रिया है जैसे इन्होंने पहले सपने दिखाए, जैसा अभी हमारे साहब ने बोला कि ये दिन वाले सपने हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन है। मैं बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूं सब लोगों से, एक बार बताइए, बीएसएनएल कंपनी किसकी कंपनी है, किसके अंतर्गत आती है, उसका मालिक कौन है? इस प्रश्न का मुझे जवाब मैं बहुत दिन से पूछ रहा हूं, मुझे जवाब नहीं मिला। इसमें क्या जवाब नहीं मिल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो 4G लाइसेंस क्यों नहीं मिला? 4G लाइसेंस क्यों नहीं है सर? 4G लाइसेंस क्यों नहीं मिला उसको? कह रहे हैं बिल भी जमा होता है कैश में, वो नहीं कहते कि ऑनलाइन। सर कुछ भी नहीं है, डिजिटल पेमेंट आप करिए, ये करिए, आप पेट्रोल भराओ, लो मैं भरवाता हूं, चलिए मेरे साथ। आपका ज्यादा पैसा, आप 100 रुपए का भरवाओगे, उसमें 103-4 रुपए है जी। क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर छूट मिलेगी तो मैं 100 के 200 दूंगा अभी। और मैं डिजिटल पेमेंट करता हूं अभी यूको बैंक से। मैं आपको अपनी पासबुक की कॉपी दे दूंगा। मैं यूको बैंक से अभी मोबाइल बैंकिंग करता हूं, 7 रुपया कटेगा 10,000 रुपए तक। सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। चलिए मैं उपेंद्र जी समय कम है, मैं चाहता हूं कि एक बार और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एजुकेशन हब की हम बात कर रहे थे, रिसर्च को आगे बढ़ाया जाएगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इससे स्टूडेंट्स का
क्वालिटी एजुकेशन और हम विश्व स्तरीय शिक्षा के आसपास पहुंचेंगे? देखो, आपने इसमें नई शिक्षा नीति का जिक्र भी किया गया है और नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू जोड़ा गया है, डेमो क्लासेस जोड़ा गया है, इसके बाद जो उनका प्रोविजन काल भी बढ़ाया गया, 3 साल गया। जिस शिक्षा नीति में वापस इंटरव्यू जोड़ा जाएगा, क्या उसमें पारदर्शिता रह पाएगी? भाई भतीजावाद, नेतावाद, ये सब चलेगा, वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्यों साक्षात्कार जोड़े, जिसके मोदी जी खुद विरोध करते हैं, वो इस नई शिक्षा नीति में साक्षात्कार क्यों जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल गलत है। और श्याम जी ने एक बात अच्छी बात बोली कि पहले 2 करोड़ के लिए कहा था, अब कौशल विकास द्वारा 1 करोड़ के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे तो काम होना चाहिए ना। आज युवाओं को केवल कुछ नहीं मिला, केवल 2 करोड़ का जुमला मिला था, लेकिन फिर भी आशाएं हैं मोदी जी से कि 24 लाख के नौकरियों का कोई जिक्र नहीं जो सरकारी क्षेत्र में खाली पड़े, लेकिन फिर भी विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो इस पे रास्ता जरूर निकलना चाहिए। चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी कुछ चीजों को लेकर के पंकज जोशी जी सवाल उठ रहे हैं अभी भी, कि अभी जैसे उठाया कि बीएसएनएल को क्यों प्रमोट नहीं किया। बीएसएनएल का ये शायद बताना भूल गए, देश के 9 गवर्नमेंट के ऐसे उपक्रम हैं जो पैसा कमा के दे रहे थे, सेल, बेल, ओएनजीसी, बीएसएनएल की पोजीशन यह है कि वहां के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जी से गुहार करनी पड़ रही है कि जून की सैलरी दिला दीजिए प्लीज। देखिए, मैं पहले क्या कहता हूं, इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि वक्फ बोर्ड की जायदाद जो है क्या हुआ। हाँ। मैं कह रहा हूं वक्फ बोर्ड की जायदाद कब गई और कब, मैं ऐसा कोई टाइम है जो 5 साल पहले किसी आपके वक्फ बोर्ड की जायदाद किसी को दी हो और उसको खाली नहीं हुई हो? जब 70 साल से यदि ये कब्जे हैं, 60 साल से कब्जे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं, लंबे समय से कब्जे चले आ रहे हैं। जब ये चले तो किन की सरकारें थी और क्या थी, ये मुझे लगता है सोचने का विषय है। दूसरी बात की इन्होंने कि जो है अल्पसंख्यक में, मैं कह रहा हूं कि सरकार ने सबसे पहले चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले यदि कोई काम किया तो उन्होंने कहा कि हम 5 करोड़ जो है विद्यार्थियों को, जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी हैं, हम उनको छात्रवृत्ति देंगे, और उसका जो है बाकायदा जिम्मा जो है, बाकायदा उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन देकर के बाकायदा जो है उसका जिम्मा दिया गया, और जो है इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है मंत्री जी को कहा गया, और मंत्री जी ने बहुत साफ से कहा कि हाँ, इन लोगों को जो है जो अप्लाई करेंगे उनको इतने दिनों के अंदर देंगे। मेरे ख्याल में पहली बार टाइम बाउंड इस कार्यक्रम को बनाया गया। तीसरी बात थी 59 मिनट्स की बात आ रही थी कि एनओसी इतनी सारी इतनी है। मैं कह रहा हूं बजट में आप देखिए कि 59 मिनट्स में लोन किसका, क्या 250 करोड़ का या 500 करोड़ का या नीरव मोदी का लोन जो पिछली सरकार में मिलकर गए और जो भाग गए। खाली उन्होंने कहा 1 करोड़ तक का लोन। 1 करोड़ तक के लोन के अंदर मुझे लगता है कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको जो है पर्यावरण की लेनी पड़ती है। 1 करोड़ की यदि कैपिटल यदि किसी की है तो वो ऐसे उद्योग हैं जिनको मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी जो है परमिशन होती है, जो बेसिकली हम लेकर के और उसके बाद लोन अप्लाई करके हम 59 मिनट्स में कहा कि हम पूरी जो है इसकी प्रोसेसिंग कर देंगे। तो मेरे ख्याल में इन चीजों पे प्रश्न उठने चाहिए। नहीं, डिजिटल पेमेंट की बात एक सेकंड सर, आपने कहा कि 1 करोड़ का अगर कोई व्यापार शुरू करता है तो उसको कौन से परमिशन की आवश्यकता है? सर गलत है, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट है, आप तो खुद मेरे ख्याल में ये बात ऐसी कोई परमिशन, चलिए पॉल्यूशन की सर्टिफिकेट सर वहां चाहिए जो आप इंडस्ट्री ऐसे लगा रही जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम है और जिसके जरिए अगर कहीं कोई धुआं निकल रहा है उसमें, लेकिन फिर भी 18 में पॉलिसी 18 परमिशन मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत साफ लिस्ट में नाम नहीं गिना सकता हूं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ सी हैं कि यदि जहां रिहायशी इलाका है वहां आप यदि पॉल्यूटेड इंडस्ट्री लगाएंगे तो जिस तरीके के हालात यदि इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया में मैं कह रहा हूं देखिए सर, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आज पहली बार यदि आप देखें तो 2014 में पॉलिसी बनी कि अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए, है ना, कि जहां पर नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री लगेंगी, जहां पर नॉन इंडस्ट्री लगेंगी। आप देखिए कि उन एरिया की पोजीशन देखिए आप। मैं कह रहा हूं आप तो ये तो वैसे स्टेट का विषय है, सेंटर का विषय नहीं है, ये स्टेट का विषय है, लेकिन जो सेंटर के विषय में जो एनओसीज हैं वो बेसिकली बड़ी इंडस्ट्रीज की, जहां बेसिकली बड़ी इंडस्ट्री लगती है। और स्टेट के विषय में भी जो है आप देखिए तो मेरे को लगता है कि कोई भी सरकारों में जो यदि काम हुआ तो खाली ये बात जरूर कह सकते हैं कि दिल्ली के पास में जो इलाके थे, चाहे वो जापानीज जोन रहा हो, चाहे वो कोरियन जोन रहा हो, चाहे बेसिकली जो है अब जो नए जोन बन रहे हो उन जोनों की बात हुई हो, उन जोनों की आप स्थिति देखिए कि आज वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एक बहुत हब थी, लेकिन उसको हम जो है हम पहले स्टार्ट किया। हरियाणा उस एरिया में बाद में आया, लेकिन हरियाणा हमसे बहुत आगे निकल गया और राजस्थान पीछे रह गया। तो ये जो चीजें थी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा डिजिटल पेमेंट पे बात हुई, मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल और जो सरकारी पेमेंट्स है, यहां तक कि राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यदि पेमेंट भी आप देखेंगे तो ऑनलाइन डिजिटल करते हैं, जैसे कंपनी है ऑनलाइन डिजिटल करते हैं तो 100 रुपीज की छूट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले देते हैं। ये बात जो है आप क्लियर कर देख लेंगे, मैं तो कई बार जमा करा चुका हूं और मेरे जो है उसमें जानकार है जो उसमें इसको देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों की हैं। अब आपका जो प्रश्न था वो था कि मुझे याद नहीं आपने प्रश्न जो किया था बीएसएनएल। देखिए बीएसएनएल और बीएसएनएल से सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल थी। आप देखें तो विदेश संचार निगम लिमिटेड।
मैं कह रहा हूं बीएसएनएल तो उसकी निकली हुई कंपनी थी, और बीएसएनएल के साथ साथ आप यदि देखेंगे तो एक कंपनी और थी जो बेसिकली जो है मेट्रो स्टेशन पे जो चलाती थी, एमटीएनएल तो बेसिकली अपनी पूंजी ही खो चुकी है, अपने अस्तित्व ही खो चुकी है। एमटीएनएल का तो काम ही शायद मुझे लगता है कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा हुआ है। और बीएसएनएल की जो बात कर रहे हैं, बीएसएनएल का निजीकरण कब हुआ, और बीएसएनएल की जब निजीकरण हुआ तो किस स्थिति में हुआ था, किस सरकार में बीएसएनएल निजीकरण हुआ? और सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, दूसरा कह रहा हूं सर, एक बात मैं बता रहा हूं, एक बात आपने हम ये बात फिर आपको मैं कह रहा हूं, आपने कहा किसके जमाने में क्या होता है, फिर मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है कि लोग सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपको, नहीं देखिए मैं आपको आ रहा हूं, देखिए वहीं पर आ रहा हूं, मैं आपको वहीं आ रहा हूं, मैं आपको आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा मैं, आप जवाब दे देना क्योंकि समय कम है। मैं एक बार चारू गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। आ रहा हूं आप जवाब, आखिर में आप ही जवाब सुनना चाहते हैं इसके ऊपर कि जियो कैसे आगे बढ़ गया और बीएसएनएल कैसे पीछे रह गया, प्लीज इसके ऊपर। मैं कह रहा हूं ना, देखिए मैं कह रहा हूं कि जियो की फीस क्या थी, 2G और 3G के स्कैम कब हुए, ये लो कब हुए स्कैम, ये कौन से स्कैम थे? नहीं ये कौन सा डिजिटल था, नहीं ये कौन सा डिजिटल था, किसने किया? नहीं आप आपसे पूछना चाह रहे थे ना, आप बताइए ना, नहीं आप बताइए ना, 2G और 3G क्यों गए? मैं कह रहा हूं 2G और 3G में कहां गए? नहीं आप 2G और 3G में क्या हुआ, किसने दिए? नहीं अरे मैं जब दे दिया आपने 2G 3G कहेगा नहीं देश का, नहीं विपक्ष में थे आप, हटोगे आप दे रहे हैं और हम कह रहे हैं हमसे पहले बोल रहे हैं, आप हमसे पहले पूछ रहे हैं। देखिए मैं नहीं आना चाहता था इस प्रश्न के ऊपर, आज बजट पे आना चाहता था, लेकिन आपने उस प्रश्न को उठा करके आपने फिर देखा जिसमें लोग जेल गए, नहीं जिसमें लोग जेल जाए हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने जो जेल में गए उनके खिलाफ केस को वो कर दिया बिल्कुल। दिया किसने सर डिसीजन दिया किसने? आपकी गवर्नमेंट के वक्त, आपकी गवर्नमेंट के वक्त प्रबोध बादल का जन्म दिया किसने? देख रहा हूं, और जिन चीजों को मैं कह रहा हूं, और 4G में आज जिन चीजों में, अरे किसने कहा सर, किसने कहा कि बिना अनुमति के? नहीं अनुमति किसे बिना है? पूरे भारत में उसको रोड के बीच में परमिशन उसको वो मिली। सर किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे क्या? हमारे पास परमिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन है क्या? ये स्टेट की होती है? देखिए सर फिर आप कह रहे हैं, आप देखिए मैं कह रहा हूं मैं मेयर रहा हूं, सरकार में ये कहा गया था ना निगम के, हालांकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, बिना निगम आज ये मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये कहा गया था कि जो टावर लगेगा उसमें फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी, वो खर्चा रिलायंस उसको उठाएगा। और आप भी देखिए गजब की बात है, अभी लाइटें तो कहां चलेगी, चिमनी भी नहीं है। नहीं योगेंद्र जी मैं आपको यहाँ पे और करेक्ट कर दूं, मैं और करेक्ट कर दूं आपको, आप तो खाली फ्लड लाइट की बात कर रहे हैं, जबकि उस पर यह कहा गया था कि उनके ऊपर जो है हाई लाइट जो नहीं हाई डिजिटल कैमरे लगेंगे जो बेसिकली उसको जो है उसकी देखरेख करेंगे, उसके करेंगे। तो ये जो चीजें देखिए ये जो लोकल सरकार है उनको जो है इसमें जो है परमिशन पे देखना चाहिए। नहीं देखिए रोड पे नहीं अब वो मेरे जमाने में हुआ या आपके जमाने में, लेकिन आपको जो है इनमें जो है लोकल सरकारें थी, और लोकल सरकार होने के बाद दादागिरी पुलिस आ जाती है, पुलिस आ जाती है तुरंत उनके कहने पे। नहीं उसको देखिए वो जो चीजें जितनी भी मेरे ख्याल में माननीय कोर्ट, तो चलिए माननीय कोर्ट ने भी दिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो बजट है, ये बजट जो है विकास उन्मुखी बजट है। इस बजट के अंदर आप यदि देखें तो मेरे ख्याल में हर एक को कुछ दिया गया, और आज जो वादे आपने कहा कि इन्होंने मेरे से बहुत चीज की थी कि आप हमेशा वादे 2024 के करते हैं। मैं कह रहा हूं हमने जब 2014 में 15 के अंदर जब 2022 के वादे कर रहे थे तो लगातार आप जैसे लोग कह रहे थे कि आपकी क्या गारंटी है कि आप 2019 में आएंगे, है ना? भगवान राम का यही विश्वास था। नहीं हम कह रहे हैं कि हम 24 में आएंगे, हम फिर कह रहे हैं आपको कि 2024 में भी आएंगे और 2029 में भी आएंगे, जब जनता का जो है मत रहेगा, जब हम काम अच्छा करेंगे, जब हम जनता के साथ काम करेंगे, जनता वापस चुन के भेजेगी। भगवान श्री राम का मंदिर कहां गया? चलिए मैं माफी चाहूंगा, ये बजट का हिस्सा नहीं है, तो चलिए हमें चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रखेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका, एक बार फिर हम ब्रेक के बाद आपके बीच हैं और अब नए पैनल के साथ हम एक बार फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जाने माने आर्थिक विश्लेषक जयसिंह जी कोठारी साहब हैं। कोठारी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधा, मैं जानना चाहता हूं कि इस बजट को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। देखिए ये बजट वैसे तो पिछले जो बजट है हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका मूल भावना जो पिछले 5 सालों के बजट रहे उसी पे है, लेकिन इस बार थोड़ा सा और अच्छा प्रयास किया गया है। इसको हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट कह सकते हैं। हमारी अभी जो
इंटरनेशनल हालात और जो है कि हमारे पास में है और ने हमने ऐसा रास्ता पकड़ा है कि हम एक्सपोर्ट करके हमारी इकोनॉमी को फीड नहीं कर सकते, तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है कि एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दो, तो ये एक मूलभूत परिवर्तन है। इसको मैं दूसरे शब्दों में एक लाइफ इकोनॉमी का बजट कहता हूं, जो हम सब लोग पहली बार देख रहे हैं और अगले बजट 5 साल के भी इसी तरह का आएंगे। तो एक लाइफ इकोनॉमी क्या होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकासशील समाज व्यवस्था क्या होती है, उसके हम कई जो रिवोल्यूशनरी चेंज हम सिस्टम में देखेंगे। इस बजट को मैं कंजम्पशन, कंफर्ट और कन्वीनियंस, इन तीनों के जो विस्तार होने वाला बजट भी कह सकते हैं। और निर्मला सीतारमन ने काफी अच्छे प्रयोग करने की भी घोषणा की है। बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें किसी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, हर आदमी अपना डायरेक्शन खुद ढूंढे, जो बाजार इकोनॉमी का एक मूलभूत प्रिंसिपल होता है। इसमें सरकार कोई डायरेक्शन तय नहीं करती, आपको अपना डायरेक्शन, अपना फ्यूचर खुद ढूंढना होता है। मनी का फ्लो जो है वो सिस्टम में बना रहे, इसका अच्छा प्रयास किया गया है। रेलवे को बहुत अच्छा दिया गया है। जो सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि, उसमें इस साल 75,000 करोड़ का प्रोविजन है। वो पैसा जब गांव में जाएगा तो एक पूरा जो सिस्टम है, हमारी जो लाइफ है लोगों की, उसमें मूलभूत परिवर्तन आएगा। जो ट्रेडिशनल सेक्टर हैं वो बदलेंगे, कमा खाने के तरीके बदलेंगे, इन्वेस्टमेंट का एरा खत्म होगा। एक बहुत अच्छा प्रोविजन उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी किया है कि स्टॉक एक्सचेंजों पे सार्वजनिक उपक्रम और स्वैच्छिक सेवा वो संगठन, मतलब कोई सोशल आपका ये एनजीओ टाइप भी है, वो भी अपने शेयर को और उसको लिस्ट करा सकेंगे और पब्लिक से पैसा वसूल कर सकेंगे। तो इसको एक मोटे रूप में कहते हैं वेलफेयर कैपिटलिज्म, वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म। तो ये ट्रू सेंस में वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म का बजट है। और इसी तरह से कई परिवर्तन जो हम मार्केट में देखेंगे इस एंगल से, इस तरीके का जो है। लेकिन उन्होंने एक कह लीजिए कि प्रथम बार महिला वित्त मंत्री होते हुए जो प्रयास किया है वो मैं अच्छा प्रयास मानता हूं, और इससे बढ़िया और करने के पास उनके पास में कुछ नहीं था। जी चलिए, कर्नल डीएस लोहा मरोड़ साहब हमारे साथ में। कर्नल साहब, मोदी साहब का ये इलेक्शन काफी हद तक राष्ट्रवाद पे था और पुलवामा अटैक का बड़ा रोल कहा जाता है, ऐसे जो विश्लेषक हैं इस बात को मानते हैं। रक्षा बजट को लेके क्या माना जाए, इसमें उस ओर कितना ध्यान दिया गया है? युवाओं को जोड़ने का कुछ इसमें प्लान दिखाई देता है कि हाँ इस सेक्टर में जोड़ा जा सकता है? जी, सबसे पहले तो जैसे अभी मेरे से पहले हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि इंक्लूसिव बजट है ये। मैं जहां तक डिफेंस बजट का सवाल है, जैसा आज के इस पार्लियामेंट से नजर आया, अब ये मैं इतना समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने उसके लिए सिर्फ मुश्किल से आई थिंक 5 या 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लिया डिफेंस मिनिस्टर महोदय ने, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने। और उन्होंने जो बाकी इसके ऊपर जो हम बजट अलॉट किया है, तो वो जो पहले फरवरी में हुआ उसी के हिसाब से उन्होंने न उसमें कोई ज्यादा बदलाव किए हैं, पहली बात। अब उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, सरकार की क्या मंशा है और एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं, इस बजट से कुछ क्लियर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि फरवरी में जो उन्होंने बजट किया, मैं यहां बताना चाहूंगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो बेसिकली होती है, उसका काम होता है कि पूरे सेनाओं के बारे में सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसी बनाना, उनका मैन मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज पे। अब क्योंकि बजट वैसे 3-4 तरीके से इस डिफेंस बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल साइड होता है। तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल दोनों के अंदर जहां तक रेवेन्यू बजट जो हम समझ पाते हैं उसका हिस्सा है वो बेसिकली पेंशन, तो उसमें कोई सरकार बदलाव नहीं कर सकती। अब जो कैपिटल जो इसका अलॉटमेंट है उसके अंदर देखा गया है कि कोई ज्यादा बदलाव पहले से अभी नहीं देखने को मिला है। अभी आगे जैसे चर्चा बढ़ेगी मैं इसके बताना चाहूंगा, पर एट ऑफ हैंड में यही कह सकता हूं कि अभी तक ये थोड़ा सीक्रेट इश्यू है, इसमें क्यों और कैसे आगे आएगा। बट यहां पर मैं 1-2 चीजें बताना चाहूंगा आपको कि जो टोटल बजट की जो चर्चा कर रहे थे, अपने पुराने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपए हमने पार कर दिया है, और अभी भी उन्होंने वो 3 लाख की चर्चा, वैसे टोटल 4 पॉइंट सम लाख है, लेस उनका जो रेवेन्यू 1 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने बोला है।
उसमें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जो टोटल जीडीपी का इस बार जो है 2.2 जीडीपी का एक्सपेंडिचर का इन्होंने करके दिया है, जो मैं ये मानता हूं इन कई सालों में ऊपर नीचे चलता रहता है, जबकि डिफेंस की रिक्वायरमेंट 3 जीडीपी की है एज पर 6 पे कमीशन जो रिकमेंडेशन थी, और बीच में जो सरकार ने कमीशन लगाए हैं उनकी ये मांग रही है, डिफेंस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रही है कि 3% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर करेंगे तब जाके कहीं हम ये कर पाएंगे। दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके भी रेशियो आई थिंक इट इज 16% या 16.6% टोटल एक्सपेंडिचर है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है ये पहले से भी कम हो रहा है। अब ये आगे डिबेट के अंदर निकल के आएगा कि एक्चुअली ये जो आंकड़े दिए मैंने, पर मैं यहां बिफोर आप और किसी के पास जाएं एक चीज बताना चाहूंगा मैं, ये आंकड़ों के अलावा जो एक्चुअल परिस्थिति है बदले हुए हालात में, मोदी 2.0 जिसको हम कह रहे हैं, हिंदुस्तान उभरती हुई ताकत है। आपने थोड़ी देर पहले बालाकोट का जिक्र किया, चाइना पावरफुल हो रहा है, चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, पाकिस्तान और चाइना एंगल बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो इस मद्देनजर में मैं मानता हूं थोड़ी चिंता के विषय है जो आगे चल के डिस्कस करेंगे सर। चलिए शुक्रिया। मैं गोपाल सैनी जी हैं हमारे साथ में। गोपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज तो इन्होंने किया कि खेलो इंडिया उस स्कीम को आगे बढ़ाया है, लेकिन अभी भी जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है उनका कहना है कि ये केवल कह देने भर से नहीं है। खेलो इंडिया लास्ट के टाइम पे लेकर के आए, लेकिन आज स्पोर्ट्समैन को जो कोटा है उसे कम किया जा रहा है, अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें जो भत्ता मिलता है उसमें कमी है। तो इस बजट में कहीं कह सकते हैं कि अवार्ड्स में भी ये नहीं है कि चलिए हम बहुत पीछे हैं, अवार्ड भी अच्छे लेकर के आ रहे हैं, तो उस तरह से गवर्नमेंट को रिटर्न दे रही है बजट में? नहीं, देखिए मैं बताऊं, ये जो अभी जो घोषणा की है खेल शिक्षा बोर्ड की, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की जो घोषणा की गई है, इससे क्या खेलों में काफी अच्छा होगा। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको क्या खेलों का माहौल नहीं मिलता जी। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड जो बनाया गया है, इससे खेलों में क्या तरक्की होगी। क्योंकि अभी जो हमारे बच्चे जो कॉलेज में खेलते हैं, यूनिवर्सिटी में खेलते हैं, स्कूलों में खेलते हैं, उनका ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई वो पढ़ाई भी करें और खेल भी करें। लेकिन मुझे अब लगता है ऐसा कि राष्ट्रीय बोर्ड बनने से इसमें जो भी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल भी खेलना ही पड़ेगा। तो अगर बच्चा अनिवार्य रूप से अगर खेल खेलेगा तो मुझे लगता है कि उसमें हमारा जो टैलेंट है वो आगे आएगा और उसको अपना अपना प्रदर्शन करने में उसको बहुत ज़्यादा उसको सफलता मिलेगी। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मैंने इस बजट में खेल के साथ साथ में कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे गाँव को सफाई की योजना रखी गई है। तो गाँव अगर साफ रहेंगे तो उसमें क्या है कि जो गाँव के बच्चे आजकल बिल्कुल, हम कहते थे पहले जो टैलेंट है खेलों में गाँव में ही रहता है, लेकिन अब गाँव के बच्चे भी क्या है नशे पते करने लगे, जर्दा खाने लगे, बीड़ी सिगरेट पीने लगे। जो एक पोटेंशियल गाँव के बच्चों में होता था ना, वो आजकल स्पोर्ट्स में नहीं मिल रहा। अब जैसे धीरे धीरे गाँव की स्थिति सुधरेगी, वहाँ पे साफ सफाई रहेगी, बच्चों को कुछ खेलने कूदने के ग्राउंड्स बनेंगे, जैसे गाँव के डेवलपमेंट में इस योजना को भी साथ रखा जा रहा है कि भाई छोटे छोटे स्टेडियम डेवलप होंगे राष्ट्रीय बोर्ड के तहत। तो मुझे लग रहा है कि गाँव में जो बच्चे रहेंगे उनको गाँव में खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी हमारे पास कई ऐसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं कि जैसे गाँव में रहते हैं और वो यहाँ जयपुर में कोचिंग करना चाहते हैं, क्योंकि गाँव में कोचिंग का सिस्टम नहीं है। तो अब बच्चा जब यहाँ जयपुर में आके रहेगा तो उसको कम से कम मरा से मरा 5,000 रुपये का तो कमरा, वो 10,000 रुपये कम से कम उसका खाने पीने के लिए होगा, तो 15,000 रुपये कोई भी माता पिता अपने बच्चे पे खर्च नहीं करे। तो अगर यही सुविधाएं अगर गाँव में रहेंगी तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को निकालने के लिए जो तरीके हैं अभी इतने सक्सेसफुल नहीं है। अगर उन तरीकों में हम थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से और उन पे खर्चा करके करें तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। जी चलिए, गुप्ता साहब के पास जाना चाहूंगा। बाबूलाल जी हमारे साथ में हैं। बाबूलाल जी, एक बात कही है कि दलहन के क्षेत्र में हम इंपोर्ट कम करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक्चुअल में दलहन के क्षेत्र में तो आज की तारीख की अगर बात करें तो हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं, क्योंकि 2,80,000 टन की हमारी डिमांड है और 2,40,000 टन के करीब हम पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए भी ऐसी बात नहीं है। बाकी बात रही तिलहन की, तो तिलहन पे अभी जबरदस्त इंपोर्ट, तेल का बहुत जबरदस्त इंपोर्ट है
और इस वर्ष की ही बात करें तो करीब 1,55,00,000 टन तेल हम लोग खाने का बाहर से आयात किया गया है। तो उसको रोकने के लिए हम बराबर कह ही रहे थे उनको, तो उन्होंने एक अच्छी बात की है कि शायद कस्टम ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई है ताकि वहां से तेल का कम आयात हो और हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहन मिले। और इंडस्ट्री जीवित तब रहेगी जब यहाँ फसल भी साथ के साथ में ही वापस उस लेवल की होती रहे। उसके लिए उन्होंने, मुझे लगता है कि कहीं अभी कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं की, यद्यपि खेत खलियान पर और ग्रामीण पर और गरीब पर इसको सेंट्रलाइज किया गया है बजट को, परंतु स्पष्ट तौर पे ये नहीं पता चल रहा है कि खेती के लिए एक बात के अलावा कि हम लोग निवेश बाहर का इसमें कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे। बाकी ये नहीं कि कहीं उनको क्या उनके औजार पे, उनकी समझ लीजिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर या ट्रैक्टर पर या और दूसरे जो उपकरण वो काम में लेते हैं उस पर या सीड पर या इस तरह की जो भी चीज है उस पर कोई सुविधाएं दे करके या उनको प्रोत्साहन दे करके, उनको प्रशिक्षण दे करके या कोई टेक्निक दे करके उसको आगे बढ़ाने की बात हो, ये बात इससे बजट में नहीं की गई है, जो ऐसा मैं मानता हूं। वैसे तो रामपाल जी हमारे एक्सपर्ट आ गए हैं, किसान के नेता हैं, और तो भी फिर भी मैं ये बात करता हूं कि इवन देन ये इस खेती के साथ साथ दो चीजें चलती हैं, मार्केटिंग भी इसके साथ चलता है। मार्केटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए अभी भी कहीं भी इस बजट में बात नहीं की गई है। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि ये विकासशील देश का या विकसित करने वाला बजट है, संभव है, हो सकता है, क्योंकि इसमें सब चीजें हिडन है। अभी कहां क्या होगा ये व्यवस्थाएं शायद हो सकता है अनक्षर में खोल दी गई हो, परंतु आम आदमी या आम व्यापारी अभी उस अनक्षर को तो नहीं पढ़ पाया है। तो पर जो बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री महोदय का हमने सुना है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि अभी भी ग्राम के लिए या ग्रामीण के लिए, ग्रामीण व्यवस्थाओं के लिए और खेती खलियान के लिए और खेती के विपणन के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके भंडारण के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए कोई बहुत ज्यादा बातें इसमें नहीं की गई है कि कौन सा मार्केट खोलेंगे, किस तरह से बाहर का मार्केट भी खुलेगा, हमारी कृषि जिनसे जो सरप्लस रहेगी वो किस तरह बाहर जाएगी। कई बार चीनी हमारी सरप्लस हो जाती है और उसमें भी हम औने पौने दामों में ही विदेश में बेचते रहते हैं। तो अगर वैसी ही व्यवस्था रही तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत कुछ इसमें कर पाएंगे। चलिए अजय अग्रवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। अजय जी, एमएसएमई की कई बार आप लोग डिमांड करते रहे कि उसको बढ़ावा दे देना चाहिए, हालांकि इसमें जो फंडिंग की है 350 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ की डिमांड थी एमएसएमई सेक्टर के लिए, लेकिन 2% की जो राहत दी है, कुछ इससे हालात बदलेंगे? देखिए, हालात तो 2% देना एक अच्छा है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है कि अगर 2% लेस के ऊपर अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो चाहे थोड़े लोगों को भी मिले, वो कहीं ना कहीं फंडिंग मिलेगी, तो उससे कहीं ना कहीं व्यापार में जान आएगी। पर जैसा कि पहले भी अगर कहा है, बजट पूर्व भी कहा था, जो हम लोग व्यापारियों की या एमएसएमई की, एक स्मॉल ट्रेडर्स की होती थी कि जो सेंटीमेंट्स होते थे उस सेंटीमेंट्स के ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। जैसा ये पूर्व वक्ता ने बताया कि बहुत सारी चीजें जो हिडन है, जो सीधी सीधी हम लोगों को पता नहीं चलती कि आम ट्रेडर्स को किस तरीके से वो बेनिफिट दे सकती है। लंबे समय से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर व्यापार और उद्योग जगत के अंदर कहीं ना कहीं मंदी सी एक छाई हुई है, और ये उम्मीद थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा कि जिससे छोटे ट्रेडर्स को, एमएसएमई को, आम आदमी को कहीं ना कहीं एक रिलीफ का वो दिखेगा। डायरेक्ट तौर के ऊपर कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा कि जैसे इसमें होगा। एमएसएमई के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं, अनडाउटेडली उनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जा रहा है। उनके लिए जो एक स्पेशल जोन बनाने के लिए किस तरीके से भी करा जाए और स्मॉल ट्रेडर्स को कैसे आगे लेके जाया जाए, उनके लिए चाहे जीएसटी में सरलीकरण की करें या दूसरी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। बट फिर भी अभी हम कह सकते हैं जो सेंटिमेंट्स जो एक आम व्यापारी के लिए या एक उद्योग जगत के लिए होने चाहिए, वो अभी तक कहीं ना कहीं इसके अंदर से मिसिंग कर रहे हैं, जिसकी हम लोगों को इस बजट के अंदर पूरा आशा थी। जी, ट्रेड को लेकर के कुछ माना जा सकता है, जैसे 59 मिनट की एक जिक्र किया है कि 1 करोड़ का कोई व्यापार कर रहा है तो क्लियरेंस के लिए 59 मिनट में विद इन 1 आवर, हाँ विद इन 1 आवर लोन सैंक्शन के लिए। ये ऐसी घोषणा ये जैसी है अनडाउटेडली होती है, बट अगर देखा जाए धरातल के अंदर इस तरह की कभी भी आ नहीं गई है। पहले भी अपने कही गई कि 1 हफ्ते में क्लियरेंस मिल जाएगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगी, बट आज तक कभी इस तरह की कोई भी चीज हम लोगों को देखा जाए तो आम ट्रेडर्स को इस तरह के उपलब्ध नहीं हो पाती है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक सबसे बड़ी जो बताई, जैसे भी बता रहे हैं, एक आम ट्रेडर्स के लिए एक पेंशन योजना जिसकी बहुत लंबे समय से एक मांग करी जा रही थी किसानों की तरफ से, अनऑर्गेनाइज्ड